3। नमस्कारम दोस्तों, आज हमारे साथ ऑसम गेस्ट डियर आकृति अका है। नमस्कारम अका। हु इज अ मेकअप आर्टिस्ट, आई फॉरगॉट। मेकअप आर्टिस्ट है। थैंक यू अक्का। थैंक यू सो मच। सो So अन्ना हम पॉडकास्ट yes अक्का, tell me, sorry please. you tell. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगी कि आपने मुझे कंसिडर किया। एंड बहुत स्पेशल फील होता है जब आप किसी से पूछते हो कि आप उनको एज अ गेस्ट वेलकम करते हो और उनसे उनकी लाइफ के बारे में पूछते हो। एक पॉइंट पे ऐसा लगता है कि प्रोबेबली हमने अपनी लाइफ में ऐसा क्या अचीव कर लिया है कि हम अपनी लाइफ के बारे में कुछ शेयर करें। बिकॉज जब भी हम अपनी नॉर्मल रूटीन में होते हैं या डे टू डे रूटीन में होते हैं तो वी डोंट फील कि वी हैव अचीव्ड एनीथिंग टू शेयर इट। Although our ego tells us that we are very important, but somewhere down there's this छोटी सी आवाज होती है अंदर जो ना अंदर बताती है कि इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं हो तुम अपने आप को जो मर्जी समझ लो। awesome अक्का। थैंक यू, धन्यवाद अक्का। तो थैंक यू का धन्यवाद, आज से थैंक यू नहीं धन्यवाद बोलना चाहिए। तो बिफोर हम पॉडकास्ट में आगे बढ़े, मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा कि यही पॉडकास्ट अगर आपको ऑडियो फॉर्मेट में लिसन करना है तो आप एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट या एंकर में लिसन कर सकते हो। तो अक्का, नाउ इनटू द पॉडकास्ट। सो हम आपके बारे में और जानना चाहते हैं कि बिफोर ऑल द स्पिरिचुअल जर्नी, बिफोर मेकअप आर्टिस्ट, उसके पहले आपका चाइल्डहुड, आपका कॉलेज और कैसे आप देशना से मिले, वो तो मुझे जानना है। सो प्लीज अक्का। So, एक्चुअली में जो मेरा चाइल्डहुड था, मैं जितनी अभी ऐसे काम कंपोज्ड और सिंपल लग रही हूँ, मैं एक्चुअली में ऐसी थी नहीं कभी भी। मैं मतलब आप सोच भी नहीं सकते थे कि जिसको लड़ाका बच्चा कहते हैं ना, जो लड़ाई करने के लिए हमेशा रेडी होता था, मतलब कितनी भी लड़ाइयों में इन्वॉल्व हो सकता था कि आपको कुछ भी करना है, नेम इट, और वो आकृति वाला कर रही है। ओके। ठीक है, तो आई वाज द एल्डेस्ट चाइल्ड इन माय हाउस एंड द मोस्ट पैम्पर्ड वन टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि घर में मैं जब आप बहुत शरारती होते हो ना तो आप पे सबकी अटेंशन बहुत ज्यादा जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। बिकॉज मैं ऐसी थी तो सबकी अटेंशन मेरे तरफ बहुत रहती थी कि अब ये ना कर दे, अब ये वो ना कर दे, अब ऐसे। एंड देन मैं ना खाना नहीं खाती थी। क्यों? यू कैन सी आई एम वेरी थिन। तो ऐसा बचपन में भी था कि मैं बहुत पतली थी, सुपर पतली थी, और मैं खाना नहीं खाती थी। मैं अभी भी अपने खाने को लेके बहुत फंसी हूँ कि मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं ऐसे नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो तब भी ऐसा ही होता था। मेरे घर वाले हमेशा मुझे लेके बहुत परेशान रहते थे। एंड एज फार स्कूल में या पढ़ाई को लेके अगर कंसर्न हो तो एवरेज, आई वुड पास। ठीक है, मैं अपने घर वालों को बस खुश कर देती थी, लो मैं पास हो गई। मेरे घर वाले समवट खुश भी हो जाते थे क्योंकि मैं जितनी हरकतें करती थी घर में, और उन्होंने उन्होंने कभी, मेरी मम्मी इस चीज को ना बोल सकती है कि उन्होंने मुझे कभी किताब खोले देखा ही नहीं। मुझे बोलती होती थी, मेरे पापा बोलते थे कि चाहे कोई बच्चा कैसा भी हो, उसको जब पेपर आते हैं, एग्जाम्स आते हैं, तो एक बार को डर लगता है कि तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एंड एक्चुअली में ऐसी नहीं फर्क पड़ता था। एंड शायद वो बचपन से दिस इज ऐसा ही कहा जाता है ना कि जो आपके अंदर ना वो नेचर वो चीज अपने आप ऑलरेडी डाल के देती है। मैं नास्तिक थी, एक्चुअली मैं हूँ भी समवट। अच्छा। या मैं मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता था कि ये भगवान है। जो मेरे घर वाले ऐसे मंदिर जाने की बात करते थे, और एक बहुत छोटे बच्चे के लिए ये चीज बहुत अजीब होती है कि आपको कोई ऐसी मूर्ति दिखाते और बोलते थे कि ये भगवान है, तो आपका वो ट्रस्ट डेवलप नहीं होता। क्योंकि जैसे आपने बातें सुनी होती है, भगवान ने ये कर दिया था, वो कर दिया था, भगवान वैसे। क्या क्या कर दिया था? आपसे क्या बोला गया था? भगवान ने क्या किया था? जैसे अगर आप कृष्ण भगवान की स्टोरी सुनो कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पे उठा लिया था, और जो सच भी बात है, उनको, हाँ सच हाँ बात है। हाँ जी। और ऐसा बोला जाता था कि भगवान में इतना तेज होता है, इतना ग्लो होता है कि जो भी उनको देखते हैं वो देखते ही समझ जाते हैं कि ये भगवान है। और Glow, he मेरी must have had a good makeup artist. Glow तो उनके पास आपके लिए good. कि दे हैव दैट हेलो अराउंड देम, उनके पीछे से एक लाइट आ रही होती है, और वो उनकी सिंप्लिसिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है। तो मेरे बहुत ज्यादा ही हाई एक्सपेक्टेशंस हो गए थे शायद भगवान को लेके। तो जब मुझे इंट्रोड्यूस कराया गया कि ये जो मूर्ति है ये भगवान है, इनके आगे माथा टेको, इनको नमस्ते बोलो, आपके मन में जो भी कुछ है तो इनसे मांगो, तो
मैं सरप्राइज होती हूँ जब मैं अब सोचती हूँ कि मैं एक छोटी बच्ची थी और मैं तब ये बात सोच पाती थी कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं। वो शायद इसीलिए मैं सोच पाती थी क्योंकि इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस मेरी पहले ही घर वालों ने बिल्डअप कर दी थी, या दुनिया वाले जो अपनी बातों से बिल्डअप कर देते हैं वो कर दी थी कि वो मूर्ति को देख के आप रियलाइज नहीं कर सकते कि अच्छा एक्चुअली में ये भगवान है, या ऐसा कुछ जो बताया गया है वो एग्जिस्ट करते, क्योंकि वो इतना ऐसा होता है कि आप सब विश्वास नहीं कर सकते कि कोई इंसान ऐसा हो सकता है कि कृष्ण जी 16 साल के थे, उन्होंने एक आदमी को मार दिया जो उन्हीं का मामा था। ही किल्ड कंस। यस ठीक है। यस। और महाभारत हुई और उसमें इतना सब कुछ तहस नहस हुआ और आपको ऐसा लगता है कि अगर इतनी डिस्ट्रक्शन हुई थी और इतना सब कुछ हुआ था कि तो कहाँ है। अब राम की बात करूँ तो अयोध्या, अयोध्या की चीजें तो अभी तक वो सब चल रहा है, वो मंदिर के ऊपर लड़ाई और मस्जिद और ये सब। और और पता है क्या, जब मैंने इन चीजों के ऊपर लड़ाइयाँ होती देखी ना, मतलब आप ऑलरेडी जब आप अपने टीनेज में आते हो ना, आपके लिए अपनी लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपके स्कूल क्रशेस, आपका जो स्कूल में चल रहा है, आपकी अपनी एक इमेज, एंड देन आप अपने घर स्कूल वालों के फ्रेंड्स के सामने, स्कूल के फ्रेंड्स के सामने जो एक वो धौंस जमाना चाहते हो। स्पेशली मैं बहुत ईगोइस्टिक बच्ची थी। मतलब मैं किसी से बात नहीं करती थी अपने स्कूल में, मुझे लगता था सब स्टूपिड है। मैं ऐसे माइंडसेट की थी कि मुझे लगता था कि सब पागल है। ओह एक्चुअली। ओके ओके ओके। ग्रेट ग्रेट। और मेरे बहुत कम फ्रेंड्स थे, बहुत सिलेक्टिव लोग थे जिनसे मैं बात करती थी, क्योंकि मुझे कम पागल लगते थे कंपैरेटिवली, या वो मुझे मेरे जैसे पागल लगते थे कि हाँ ये मेरे जैसे हैं। तो मैं अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ कर भी देती थी कि हाँ मैं मंदिर चली जाती थी, या एक पॉइंट पे कभी होता है ना जब आप बहुत डर जाते हो तो आपको लगता है कि शायद भगवान ही बचा सकते, तब आपका विश्वास भगवान की तरफ डाइवर्ट हो जाता है कि हाँ हाँ भगवान है। तब आप ओम नमः शिवाय भी लिखते हो, आप पेपर बिगिन करने से पहले ओम लिखते हो और सब कुछ करते हो। दैट इज सो ट्रू अक्का, आई कैन आल्सो रिलेट, मैं भी रुकता पर मैंने कभी नहीं सोचा कि कोई और मुझसे यही बोलेगा कि हम लिखना शुरू करेंगे, तो पीपल तो हम लोग करते थे ना। अच्छा मतलब मुझे ऐसा लगता था, मतलब हर बच्चे होते हो जब आप, तब आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाते हो, आपको जो बोलता है ये सही है आप बिलीव करते हो उनको। तो वही होता था मेरे साथ भी, दिन अपनी एक ईगो भी होती थी, अपनी अकड़ भी होती थी। तो वो भी बहुत सारी चीजों की तरफ, मोरलेस वो ट्रबल की तरफ ही लेके जाती थी। तो ऐसा हुआ। फिर स्कूल, आई नेवर लाइक माई स्कूल। मेरे को अभी भी अपना स्कूल की लाइफ की या स्कूल जर्नी आप पूछोगे तो मैं कभी बोलूंगी नहीं कि मेरे स्कूल में मुझे बहुत मजा आया, बिकॉज क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को स्कूल में जाना पसंद नहीं था। मैं सिर्फ इसीलिए जाती थी ताकि मेरे पेरेंट्स मुझे क्वेश्चन ना करें कि तू स्कूल क्यों नहीं जा रही, क्योंकि ऑनेस्टली मेरे को पढ़ाई में भी इंटरेस्ट नहीं था। क्योंकि बहुत मेरे को ना, मैंने आज तक, मतलब बहुत रेयर होता है कि ऐसी लड़कियां होती हैं कि जो अपनी नोटबुक ना बनाए, वरना गर्ल्स की नोटबुक कहते थे एकदम टिप टॉप कवर्ड इन द बेस्ट हैंड राइटिंग दे कुड राइट इन, और ये सब होता है। पर मैं तो नोटबुक बनाती ही नहीं थी। ओह हाँ, that one कुछ लिखे रहते थे कि ये बच्चे ने अपना होमवर्क नहीं किया है, इसकी नोटबुक कंप्लीट नहीं है। वो मेरे पेरेंट्स को कॉल करते रहते थे कि ये लड़की कुछ नहीं करती क्लास में। अब मैं सिर्फ डे ड्रीम ही कर रही होती थी, मैं अपने ही एक दुनिया में होती थी। मैं अपना वो तारे जमीन पर लेवल पे होती थी, मेरे वहां टीचर कुछ भी पढ़ाता हो पढ़ाए, मेरे लिए एलियंस लड़ रहे हैं आसमान में, ठीक है, मार्स और अर्थ का कोलिजन हो रहा है और सब कुछ हो रहा है। मेरे साथ यही होता रहता था। और दो मेरे को स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था। ओह मैं व्हाट वैसे जो स्पोर्ट्स? होता है ना, हाँ जैसे लड़कियां होती है ना, नॉर्मल लड़कियां होती है, मैं हमेशा से उनकी इनवर्स थी। और ये डेलिबरेटली नहीं था कि मुझे लड़कियों के ऑपोजिट होना था, पर वो उनका एक बहुत नेचुरल था। क्योंकि मैं शायद, मतलब मुझे अभी भी लगता है कभी कभी मैं एक रॉन्ग बॉडी में हूँ, आई शुड हैव बीन अ मेल, मेरे को एक लड़का होना चाहिए था और मैं लड़की हूँ। या है, मैं ज्यादातर लड़कों वाली चीजें, मेरा वो उस तरफ इंक्लिनेशन हमेशा लड़कों वाली चीजों की तरफ रहता है। तो इसीलिए आई यूज टू पिक फाइट्स इन स्कूल। ओह ऐसा होता था। देयर वाज नोबडी। और इमेजिन एक बहुत पतली लड़की है जो लड़ने को रेडी है, तो लोग मुझ पर हंसते भी थे ओके। कि इधर बहुत बड़ी हो जा, कुछ अपने आप को फिजिकली इतना स्ट्रांग बना ले कि तू लड़े तो कुछ लगे तो सही कि आप किसी से लड़ रहे हो, कह रहे तेरे से कोई क्या लड़ेगा। एंड मैंने एक्चुअली में सर ट्राई भी किया, एंड दैट इज हाउ आई मेट अप देश।
ओह अच्छा। बिकॉज हाँ, मैं एक्चुअली में बॉडी बनाने के लिए और इस सब के लिए फिजिकली ऐसे ग्रो करने के लिए मैंने जिम ज्वाइन किया था, एंड देयर आई मेट अवधेश। वहां मुझे अवधेश मिले। और वही वही होता था कि जब आप इतना सब कुछ उसमें रहते हो ना कि आपको बोन है। अब पता नहीं फिर ऐसा भी हो गया कि आई, हाँ वो शायद मेरे कॉलेज के बाद हुआ, कि जब मैं अपने स्कूल के बाद अपने कॉलेज में आई तो बहुत ही अलग लाइफ थी। मेरा एक कॉन्वेंट स्कूल था, ठीक है, एंड देन उसके बाद जब मैं उसमें आई तो इट वाज अ दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज, विच इज अ गवर्नमेंट कॉलेज। ओके। तो कॉलेज में हर तरह के लोग आते हैं। स्कूल में तो देयर आर पीपल पीपल हु कैन अफोर्ड दैट पर्टिकुलर फी, एंड जो लोग एक बैकग्राउंड से उतनी फीस दे सकते हैं और वहां का वो सब कुछ वो उनके लिए फीजिबल होता है, वहां पे वो टाइप के लोग आते थे। ऑल्दो मैं इस चीज में कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है, फाइंड माई सेल्फ लकी कि मेरे लिए कभी भी ये नहीं था कि मैंने कभी भी उस किसी को जज किया हो। तो मैं इस चीज में लेके अपने आप को बहुत क्लीन फील करती हूँ कि हाँ, बचपन से ही मैं ऐसी थी कि मैंने कभी किसी को उनके कलर पे जज नहीं किया, या इसलिए जज नहीं किया कि मुझे लगता था ये अमीर है या गरीब है। क्योंकि फ्रैंकली मुझे सब पागल ही लगते थे, तो मैं किसी से बात ही नहीं करती थी, तो कोई कहता भी हो आप तो देखो आप बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन करते, सब पागल है। वो है सबसे बड़ा। मतलब मेरा ऐसा होता था कि अगर कोई मेरे साथ बैठ भी जाता था ना तो मेरे लिए वो एक डील हो जाती थी कि अच्छा, मेरे को पूरा दिन इस इंसान के साथ स्पेंड करना पड़ा। मैं हमेशा अकेला बैठना प्रेफर करती थी। ऑल्दो टीचर्स आपको हमेशा एक पार्टनर अपॉइंट करके देते हैं स्कूल में, तो मेरे लिए बस स्कूल एक टाइम पास का ऑप्शन होता था। फिर मैं जब कॉलेज में आई तो लाइफ टुक अ यू टर्न। वो पूरा ही मेरी दुनिया घूम गई। क्योंकि तब एक्चुअली मुझे ऐसा फील होता है कि जब मेरा कॉलेज आया, मतलब आई गॉट इनटू माय कॉलेज इन 2010, माय ग्रेजुएशन कॉलेज। मैं 2010 में अपना शुरू किया था कॉलेज। एंड जब मैंने वहां पे स्टार्ट किया तब मुझे रियलाइज हुआ कि लाइफ बहुत डिफरेंट है। जो स्कूल में मैंने सोचा था, या मैंने एक्चुअली में कॉलेज के भी बारे में सोचा था कि पता नहीं क्या, वो मूवीज से जो आइडिया लिया होता ना हमने, करण जौहर मूवीज से, ऐसा होगा कॉलेज वैसा होगा कॉलेज, और ऐसा कुछ भी नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही बकवास, बिल्डिंग छत गिर रही होती है आपके ऊपर, सब कुछ होता है उसमें, वो चूना लग रहा होता है कपड़ों पे और सब कुछ होता है हेल। पर फिर भी वहां पे मुझे जो लोग मिले और जब मैंने रियलाइज किया कि लाइफ ऐसे ही ये होती है, लाइफ लाइफ वो नहीं होती जो मैंने स्कूल में सोची थी या जो मैंने अपने कॉलेज में इमेजिन किया था कि मेरा कॉलेज लाइफ ऐसा होगा, पर वो वैसा नहीं था। एंड वहां पे भी यही हुआ, कॉलेज में पढ़ाई में तो मैं कभी भी इंटरेस्टेड थी ही नहीं। तो वहां पे कौन सा कचू कोर्स लिया, कौन सा कोर्स लिया आपने? इंग्लिश ऑनर्स। और हाँ, और ट्वेल्थ में भी मैं 74 आई। मैंने बताया ना, मैं बहुत एवरेज से स्टूडेंट की, भाई मैं अपने बस पेरेंट्स को खुश कर लेती थी कि भाई लो मैं हो गई पास। तो अब जब वो हो गया तो हाँ, एंड आई वाज इन वो वाला कॉलेज करोल बाग में, दिल्ली यूनिवर्सिटी का है खालसा कॉलेज, विच इज नॉट अ वेरी रेप्यूटेड कॉलेज, वाज नॉट, अब है पर तब नहीं था। तो तब जब कोई मुझे बोलता, जब मैं किसी को बताती थी कि मैं खालसा करोल बाग में, तो मुझे बोलती थी यार बेटा तू थोड़ा और पढ़ लेती थी थोड़े अच्छे कॉलेज में। मैं कहती थी भाई वहां भी जा रही हूँ, शुक्र करो। ऐसी थी, मतलब मेरे को उल्टे जवाब दे देती थी, सुना देती थी, क्योंकि बहुत कम पेशेंस थी। और मैं, आप मुझे कुछ भी बोलो मेरे को बहुत गुस्सा आ जाएगा और मैं बहुत कुछ सुना दूंगी 1 मिनट में। मेरे पेरेंट्स डरते होते थे मुझसे, तो वो बहुत बार ऐसे बोलते होते थे कि जब तेरी शादी होगी हमें कितना कुछ सुनने को मिलेगा, क्योंकि तू अपने घर में बिल्कुल भी हैंडल नहीं करेगी चीजों को और तू बस लड़ती रहेगी। तो मैं बोलती थी मैं शादी करूंगी ही नहीं। क्योंकि मुझे एक्चुअली में मैं ये चीज रियलाइज कर चुकी थी जब तक मैं 18-19 की हुई कि मेरे को एक टेम्परामेंट इशू है। मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता है, और जब गुस्सा आ जाता है, और मेरे को कभी भी ना गुस्सा ऐसे नहीं आता कि किसी ने ऐसा क्यों कर दिया, या आई वांट टू कंट्रोल थिंग्स, या कि मेरी मर्जी के हिसाब से करो। मैं शायद ऐसी थी हमेशा से। और जब मैंने चीजें अपने अराउंड नोटिस करी ना, क्योंकि मेरे स्कूल में ही प्रॉब्लम, मैं बता रही हूँ ना कि मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि मैं लोगों को वैसा होते हुए देखती थी। और एक्चुअली में था भी, मैं मानती हूँ इस चीज को, मतलब ये मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मैं अपने आप में कोई सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो मेरे स्कूल में ना
आई एम नॉट जजिंग, और मैं ये कोई रेसिस्ट कमेंट नहीं बोल रही, बट मेजोरिटी बनिया वो था, क्राउड था। तो इन नॉर्थ इंडिया ना यहाँ पे ये प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, जो बनिए वाले हैं ना, तो इनके इतने कस्टम्स, इतने रिचुअल होते हैं। तो जब आप नास्तिक होते हो तो कस्टम रिचुअल तो वैसे ही आपको ड्राइव यू क्रेजी कि भाई ये क्या कर रहे हैं, कि मतलब जब आप, मेरे को ऐसा लगता था कि जब भगवान ही एग्जिस्ट नहीं करते तो तुम जो ये व्रत और जो इतने नाटक कर रहे हो, इनका कोई पॉइंट नहीं है, ये सब पॉइंटलेस है। तो ऐसा होता था, क्योंकि कभी किसी ने मुझे इसका लॉजिक एक्सप्लेन नहीं किया। जब भी किसी से पूछा जाए कि ये क्यों करते हैं, करवा चौथ होता है ये क्यों होता है, कुछ भी होता है ये करते हो आप लोग, तो उनके पास कभी भी उस चीज का ना एक डिसेंट एक्सप्लेनेशन नहीं होता था, एक लॉजिक नहीं होता था कि ये इसीलिए किया जाता है। अगर होता था तो वो इतनी महान कहानियां होती थी कि उनको आप ह्यूमन लेवल पे बिलीव ही नहीं कर सकते हो कि यार क्या बोल रहे हो। तो अब वो जैसे बोलते करवा चौथ पति की लंबी उम्र के लिए रखते हैं। देन वहां पे बहुत जैन फैमिलीज होती थी, प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, ठीक है, सब अपने अपने किसी ना किसी बिलीफ के साथ आते थे। और मुझे ऐसा लगता था कि लाइफ अगर ऐसी होनी होती ना तो लाइफ होती ही ना। और ये चीज किसी ने कहाँ लिख दी कि ऐसा करोगे तो तुम अच्छे इंसान हो और ऐसा नहीं करोगे तो तुम अच्छे इंसान नहीं हो। मैंने एक्चुअली में स्पेशली मेरे टीचर्स में भी मैंने ये चीज बहुत देखी। वैसे वो लोग इतना प्रीच करते हैं, इतना बोलते हैं ऐसा अच्छा इंसान होता है, ऐसा बुरा इंसान होता है, और मैं ना कहीं देखती थी कि मेरे टीचर्स बच्चों के बीच में डिफरेंशिएट करते थे, ठीक है, और ऐसा होता है, टीचर्स करते हाँ, हैं। एंड सिमिलरली बच्चे भी करते हैं, क्योंकि उनको उनके पेरेंट्स ने ऐसा कंडीशन किया होता है। तो इसीलिए मुझे ना ये चीजें बहुत ही बकवास लगती थी, और मैं इसलिए किसी की ना बात सुनना प्रेफर ही नहीं करती थी। मुझे सब बहुत पागल लगते थे कि तुम अगर इतना कुछ बोल रहे हो कि ये है, ये है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, या वैसा है, और उसके बाद तुम आके बोल रहे हो कि नहीं तुम अच्छे इंसान हो, कि तुम भगवान से डरते हो, तो तुमने जो इंसानी उस पे, जो ह्यूमन लेवल पे जो काम करना है, वो तो तुम बिल्कुल ही नील कर रहे हो, और तुम्हें बड़ी बड़ी बातें बोलनी है, और तुम अच्छे इंसान बन गए। तो होता था मेरे को बहुत। और बट अब जब मैं कॉलेज में आई तो पता है यही एक फायदा हुआ मुझे, कि जो लोग बोलते थे ना अच्छे कॉलेज में होते थे, शायद इसीलिए वहां पे मेरे को अब सब वैसे वाले बच्चे मिले जिनके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, तो जो उन मार्क्स की अकड़ में नहीं थे। उन सबका वो भी टोन डाउन होके आए थे कि भाई हाँ, हम एक, बस एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, वो बस एग्जिस्ट करता है, वो बस ऐसा कॉलेज था। बहुत छोटा सा कॉलेज था, सिर्फ एक बिल्डिंग थी, उसमें 12-13 कमरे थे, बस यही कॉलेज था, और एक कैंटीन थी और एक गुरुद्वारा था, दैट्स इट। ओके। बस इतना सा कॉलेज था। तो वहां पे सब कोई भी ना इस अकड़ के साथ नहीं आया था, और मैं फिर कल्चरल सोसाइटी का पार्ट बन गई, क्योंकि मेरे को पढ़ाई में इंटरेस्ट था ही नहीं। वो तो घर वालों के लिए मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था। तो वहां पे आप कल्चरल सोसाइटी ज्वाइन करते हो, और आपके पास अलग अलग बैकग्राउंड से बहुत सारे सारे लोग आते हैं, और आप हर किसी के एक्सपीरियंस सुनते हो, आप उनकी लाइफ देखते हो, फिर आपको अपनी फिर भी इजी लगती है कि यार इन्होंने इतना कुछ किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। क्योंकि आपको ये लगता रहता है ना कि स्कूल में आप क्या कर लोगे, देन आप जब आप लोगों से मिलते हो आपको पता चलता है यार इतना कुछ होता है लाइफ में, और आपकी एज के ही बच्चों ने इतना कुछ इनकाउंटर कर लिया होता है पहले ही। तो वहां पे मेरी ईगो कहीं ना कम हो गई। मैं लोगों से बात करने लग गई। पहले जहां मैं ऐसी थी कि मैं लोगों से बात नहीं करती थी, मैं लोगों से बात करने लग गई हूँ, मुझे उनसे बात करना अच्छा लगता था। स्कूल के मेरे सिर्फ 1 या 2 फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं आज तक बात करती हूँ, और कॉलेज के जो तब के फ्रेंड्स थे सबके सबसे मैं आज भी बात करती हूँ। तो वो ऐसा था। और पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि उनसे ना एक अटैचमेंट बिल्ड हो गई। और वही मैं उस चीज का क्रेडिट उनको दूंगी, क्योंकि वो लोग इतने ऑनेस्ट थे और इतने क्लियर थे कि मेरे जो बाकी लोगों को लेके जैसे प्रीकंसीव्ड सेटबैक थे, और वो जो सब नोशन सेट थे ना, वो टूट गए। वो उन्होंने तोड़े, क्योंकि जब मैंने देखा कि भाई सब लोग अलग अलग होते हैं, तो वो तब टूटे। फिर फाइनली ग्रेजुएशन खत्म हुआ, मैंने अपनी कल्चरल सोसाइटी में आई हैड अ ब्लास्ट, मैंने दुनिया जहान की मस्ती की। ओह। मेरी कॉलेज लाइफ, मैं बोल सकती हूँ आई हैड द बेस्ट ऑफ कॉलेज लाइफ, मैंने सब कुछ किया फुल ऑन। और फिर उसके बाद जब ग्रेजुएशन खत्म हुआ तो फिर एक क्वेश्चन मार्क आ गया। तो जब एक्चुअली में कॉलेज खत्म हुआ ना, तो लो अपने फ्रेंड्स को छोड़ने से ज्यादा ना मुझे इस चीज को लेके अजीब लग रहा था कि अब कॉलेज खत्म हो गया, अब क्या करना है। क्योंकि तब तक तो आपका लाइफ में रूटीन ही एक था ना, आप सुबह उठो, आप कॉलेज जाओ, कॉलेज में कुछ भी मस्ती करो, कैंटीन में बैठो, बंक करो, सब कुछ करो।
कुछ ना कुछ अपनी कल्चरल एक्टिविटी का काम कर लो, देन घर आके सो जाओ। राइट राइट। बहुत शॉर्ट लाइफ में रहते हो आप, बहुत खुश रहते हो, आपका वो दो वाला फेज चल रहा होता है जो आप कभी नहीं चाहते खत्म हो। पर फिर कॉलेज खत्म होने के लिए आया तो आपको एक वो सोचना पड़ा कि अब आगे क्या, लाइफ इज बियॉन्ड कॉलेज इज वेल। अब ये तो नहीं था कि मैं शादी कर लूंगी, क्योंकि मेरी बहुत सारे और नोन लोगों की शादी होने लग गई थी, कॉलेज के ही अराउंड ही होने लग गई थी। अब भाई, अब घर वाले कुछ कुछ बोलते हैं, कोई मतलब ऑल्दो मेरे घर वाले रेडी नहीं थे, उनको यही लगता था कि मैं बहुत छोटी हूँ, मुझे उस टाइम शादी नहीं करनी चाहिए। मेरे घर वालों ने कभी मुझे शादी के लिए प्रेशराइज भी नहीं किया। फिर मेरी मम्मी ने बोला तुझे जॉब करनी है, मैं आई के मतलब मेरी बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड था, कि मम्मी ने बोला कि जॉब का क्या करेगी तू, एक फ्रेशर को 10-15 हजार मिल जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, तू एक काम कर, तू मास्टर्स कर ले। हम्म, अब जॉब का तो कुछ आइडिया था नहीं, तो मैंने मम्मी की बात सुनी, मैंने मास्टर्स कर लिया। अब जब आप बहुत एवरेज होते हो ना पढ़ाई में, तो आपको मास्टर्स के लिए कभी भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता, बिकॉज वो आपकी एंट्रेंस लेते हैं और आपको कहीं ना कहीं टेस्ट करते हैं। तो मैंने फिर उसमें वही ट्राई किया कि जब आप एवरेज हो और आप एंट्रेंस ज्यादा क्रैक नहीं कर सकते हो, तो मैं फिर एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा में अप्लाई कर दिया। Amity, I also studied for 2 months in Lucknow. ओके, मैं नोएडा में गई थी। नोएडा। मेरे को एक सेकंड देना, मैं चार्जर से कनेक्ट कर लूँ। हाँ चार्ज करो अक्का। ये तो बहुत मजेदार है। आई एम एक्चुअली हैविंग लॉट ऑफ फन लिसनिंग टू यू। गिव मी 1 सेकंड। या तो जब मेरा मास्टर्स में एनरोलमेंट हुआ, तो उसके बाद मैं वहां पे मास्टर्स इन इंग्लिश के लिए एनरोल हुई। मेरी एक स्कूल फ्रेंड भी मिल गई मुझे वहां पे कोइंसिडेंटली, जो मेरे घर के पास भी रहती थी। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम ठीक है, तू भी है, मैं भी हूँ, हम दोनों चल यहीं पे ज्वाइन कर लेते हैं, और कोई तो ऑप्शन मिल नहीं रहा, हम कोई इतने इंटेलिजेंट है नहीं। एंड उसने भी इसीलिए ही ज्वाइन किया था कि भाई और कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, तो चलो मास्टर्स कर लेते हैं। तो हमने वहां एनरोल किया। अब जैसा ऐसा बोला जाता है ना कि एमिटी ऐसा है या वैसा है, प्रोबेबली वो शायद वो डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट का फर्क होता है, कि आपके पास कुछ भी करने की लिबर्टी है, भाई हमारे पास तो नहीं थी। क्योंकि जो आप लिटरेचर वाला डिपार्टमेंट था वो एक बहुत छोटा डिपार्टमेंट, क्योंकि उसमें से 2-3 कोर्सेज ही हैं जो वो लोग प्रोवाइड करते थे। एक तो बैचलर्स हो गया, दूसरा मास्टर्स हो गया, तीसरा वो एमफिल पीएचडी कराते थे। और जो एमफिल पीएचडी वाले होते हैं वो बहुत सिलेक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं, और वो भी एक टाइम पे एडहॉक बेसिस पे लेक्चरर्स ही लग जाते हैं। तो अब बहुत छोटा डिपार्टमेंट है, सब सबको जानते, सब टीचर्स का आपका नाम भी याद हो जाता है, सब आपको पहचानते हैं। और एमिटी में अटेंडेंस कंपलसरी है। हाँ दे हैव वहां पे एक वो ऑनलाइन सिस्टम है, तो वहां पे वो बस टीचर जाके अपने सिस्टम पे चढ़ा देती है, वो क्लास में फिजिकली अटेंडेंस लेती है। जब आप अटेंडेंस दे देते हो तो उसके बाद वो नेक्स्ट मतलब पीरियड के बाद फिजिकली कंप्यूटर पे जाके चढ़ा देती हैं। तो आई एम सॉरी, ऑनलाइन चला जाता है, विच मीन्स कि अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब कंप्यूटर पे ना आपका जो एग्जाम के टाइम पे पूरा एडमिट कार्ड बन के आता, अगर आप उसमें 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, तो इवन इफ इट 74.99, द कंप्यूटर वोंट पंच इन दैट सब्जेक्ट आपके एडमिट कार्ड पे। अच्छा। तो आप ओह डी ओके बार हो जाओगे। हाँ, तो ओके। वो कंप्यूटर पंच ही नहीं करेगा, तो आप चाहे जो मर्जी कर लो। तो बहुत ना ऐसे होता था कि इतना सिलेक्टिव रहना पड़ता था, कि बिल्कुल कैलकुलेटेड कि दिस इज हाँ। द क्लास जो आप बंक कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ठीक है। और आईआईटी में भी वही हुआ, मैं सो जाती थी लेक्चर्स के बीच में। अब मतलब वहाँ एमिटी के क्लास में भी मैं वो वाला लड़की थी, मेरे से वहां पे 4-5 लोगों की फ्रेंड्स का ग्रुप बन गया था। और एमिटी में मेरा वैसा ही हो गया था जैसा मैं स्कूल में थी, कि मैं सिर्फ अपने सिलेक्टिव लोगों से बात करना शुरू कर दिया था, किसी से भी बात नहीं करती थी। बिकॉज एमिटी में ना वो थोड़ा बुली वाला सिस्टम मैंने इनिशियली फेस किया। क्योंकि वहां पे क्या होता है, जब मैं एमिटी में रिसेंट नया नया ज्वाइन किया, तो वहां पे जिन लोगों ने एमिटी से ही अपनी बैचलर्स की थी वो लोग ही मास्टर्स कर रहे थे, तो उन लोगों का पूरा एक ग्रुप बन गया। राइट। वो लोग ऑलरेडी वहाँ 3 साल रह चुके हैं, तो वहां पे वो फैकल्टी को जानते हैं, बहुत सारे बाकी बच्चों को जानते हैं, सीनियर्स को जानते हैं, जूनियर्स को जानते हैं, सबको जानते हैं। देन वो आपस में भी एक दूसरे को जानते हैं। जब आप कहीं नई जगह पे जाते हो आप किसी को भी नहीं जानते होते हो, तो वहां पे ना एक वो वार्मथ कभी भी फील नहीं हुई इनिशियली। तो जब आपका वो एक वो फर्स्ट इंप्रेशन सेट हो जाता है ना कि ये लोग ऐसे हैं, देन एमिटी में फिर वही चीज हो गया था कि वो डाइवर्जन आ गई थी रिच वाली की, क्लास
दिस इज क्लासी, दिस इज नॉट। ओके। तो ऐसा वाला हो गया था। तो मैं जो इतनी फ्रीडम लेके आई थी अपनी खालसा से, वो वापस हट गई। तो अब मेरे को एक बारी को मैं क्वेश्चन कर रही थी कि मुझे आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो फिर मैंने अपनी मॉम से बात की, तो मेरी मॉम ने बोला कि अगर मैं जॉब भी करूंगी तो ऐसी जो पॉलिटिक्स होती है तो जॉब में भी होगी। मैं ऐसी कहीं पे भी किसी भी नई जगह पे जाऊंगी, मुझे ये चीज फेस करनी ही पड़ेगी। तो मैंने बोला कि इससे भाग तो सकती नहीं, कि हाँ इससे कोई एस्केप ढूंढ रही हो तो वो पॉसिबल हो। इस चीज से कोई एस्केप नहीं है, द वर्ल्ड रन्स दिस वे। उन्होंने साफ बोल दिया। कह रही बाकी तेरी मर्जी है, तू देख ले, पापा से बात कर लियो। आंटी के अब साथ पापा से पॉडकास्ट बहुत- लेना पड़ेगा, आंटी के साथ पॉडकास्ट लेना। अरे शी इज वन वुमन, आप उनसे बात करोगे, वो टिपिकल पंजाबी मम्मियां होती है ना, वो पंजाबी में ही बात करती हैं, वो वैसे वाली की मैं जुत्ती मारूंगी और ये है वो है वो ऐसे वाली है, वो टिपिकली वैसे वाली मम्मी है। तो अब उन्होंने बोल दिया कि जो भी तू पापा से बात कर लियो। पापा से कौन बात करे भाई, पापा को तो ये चीज समझ ही नहीं आएगी कि ऐसे कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है। पापा बोलेंगे तुम्हारे नाटक ही नहीं खत्म होते, मैं फीस भरूं तुम्हारे नाटक नहीं खत्म होते। तो फिर मैं लगा चलो अब करना तो है ही, देखते हैं। फिर वहां पे मेरी एक दो लोगों से बात होनी स्टार्ट हुई, एंड देन वहां पे वो ग्रुपिज्म शुरू हो गया था कि वो उनका ग्रुप है। तो 3-4 लड़कियों ने अपना ग्रुप बना लिया, वो जो पढ़ाकू वाले फर्स्ट बेंचर्स होते हैं उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया। वो कह रही है सब भाड़ में जाओ, हमें पढ़ाई करनी है। ठीक है, अब मेरे को कोई ऐसा चाहिए था कि मैंने खालसा से वैसा वाले डेवलप करके आई थी कि भाई कॉलेज जाना है तो कॉलेज किस लिए जाना है कि आप कॉलेज जाओ, मस्ती करो और घर वापस आ जाओ। मेरे लिए कॉलेज का मतलब ही यही था। मेरे को ये था कि कॉलेज में कुछ सीरियसनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब भाई अब ऐसे ऐसे होने लग गया। बट वहां पे जाके फायदा ही हुआ, कुछ टीचर्स इतनी अच्छी थी वहां पे, क्योंकि खालसा में तो मैंने कभी पढ़ाई की नहीं और एमिटी में पढ़ाई करनी मैंडेटरी हो गई क्योंकि अटेंडेंस। तो वहां पे जाके ना मुझे एक्चुअली में फेमिनिज्म का मतलब। I can't hear you, Akka. Oh no. हेलो, Yes, yes. Hello, hello, hello. Mic check, mic check. Can you hear me? चेक। Check, check. Yes. तो वहां पे मुझे एक एक होता ना रियलिटी, क्योंकि मैं अपने आप को ना वैसे समझती होती थी कि मैं हमेशा एक फीमेल के राइट्स के लिए लड़ूंगी और ये है और वो है। और मतलब मैं हमेशा ना क्वेश्चन कर देती थी किसी को भी, जब भी कुछ घर पे भी आपकी इंडियन फैमिलीज में तो स्पेशली ये होता ही है कि हमेशा एक मेल डोमिनेंस होती है, योर फादर इज द डोमिनेटिंग वन और ये सब होता है। तो स्पेशली मैं घर में सबसे बड़ी थी और मेरे 2 छोटे भाई हैं। ठीक है, तो लकीली मेरे पेरेंट्स ने कभी डिस्क्रिमिनेट किया नहीं, उनकी तो सब कुछ ही बराबर था। और स्पेशली जो मेरे सब को मेरे भाई सबको के जूते कलर मिलते में थे, डिफरेंस। सबको जूते मिलते थे। हाँ, सबको मिलते थे, इक्वल मिलते थे। मेरी मम्मी ने ना हमें ये कंप्लेंट भी नहीं करने दिया, क्योंकि हमने ना बीच में से स्टार्ट किया था कि आप मेरे को ज्यादा मारते हो, उसको कम मारते हो। मेरी मम्मी ने ये चीज शुरू कर दी थी कि जब भी हम में से कोई भी लड़ता था, जैसे कि मेरे और सबसे छोटे वाले की लड़ाई हो रही है, चाहे 2 लोग लड़ रहे हैं, मम्मी फिर भी तीनों को पीट देती थी कि लोग तो कम लाया कि नहीं हो कि उसको ज्यादा पड़े और मेरे को कम, तीनों पिटो। और एक बार तो ऐसे पता, मैं और मेरा दूसरा भाई लड़ रहे थे और तीसरा वाला सो रहा था फिर भी उनको मार पड़ गए। You also got बहुत नाइंसाफी है। वो कह रहा यार मैं तो सो रहा था, मुझे क्यों मार रहे हो। तो मेरे घर पे फुल ऑन था। ट्रू अब इक्वालिटी। जस्ट बिकॉज आपके अंदर दिमाग में ये चीज बैठ जाती है ना कि दुनिया में इक्वालिटी नहीं है, हमें इक्वालिटी के लिए लड़ना है, हमें लड़ना है, औरतों के लिए लड़ना है। बट तब समझ आया कि एक्चुअली में हमें औरतों के लिए नहीं लड़ना है, हमें ह्यूमैनिटी के लिए लड़ना है। इवन अगर आप देखोगे तो आदमी भी कहीं ना कहीं सप्रेस्ड है। और फेमिनिज्म कभी भी उस चीज के लिए नहीं था कि औरतों को ऊपर करना है या ये करना है, वो सिर्फ इसलिए था कि जिन चीजों में औरतों को क्वेश्चन किया जा रहा है उस क्वेश्चनिंग को खत्म करना है। वो इनिशियली सिर्फ इसके लिए आया था कि भाई औरतों को भी वोटिंग राइट दे दो, वो भी आदमी के इक्वल है। अब इस चीज को इतनी अलग अलग चीजों में, और वो एक्चुअली में ये वो स्टेटमेंट है, फेमिनिज्म एक वो स्टेटमेंट है जिसको ना इट इज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन।
हर किसी ने उसको अपनी मर्जी से कुछ भी समझ लिया है और कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी करते हैं। फेमिनिज्म का मतलब एक्चुअली में ये नहीं होता कि आप औरतों को सपोर्ट करो या ये करो। फेमिनिज्म का एक्चुअल मतलब ये होता है कि आप ये तो देखो कि वो उनको चाहिए क्या। अब फ्रीडम अगर कोई इस चीज से एसोसिएट कर दे कि नहीं छोटे कपड़े पहनना फ्रीडम है, तो अगर कोई बुरके में खुश है और आप उसको जबरदस्ती छोटे कपड़े पहना रहे हो तो वो आपकी स्टूपिडिटी है। तो वो चीज को रिस्पेक्ट करना हम भूल गए हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर कोई कल्चरल डिविजन भी है तो वो भी हमारे खुद की बनाई हुई चीजें हैं, जो भी दिमाग में हमने अपने आप बना लिया है कि ये सही है और ये गलत है। और कुछ भी सही गलत नहीं है। मतलब जैसे वो एक मूवी में डायलॉग नहीं था कि तुम गलत नहीं है, तुम बस अलग हो। तो हम लोगों में ना वो डिफरेंस एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है एक्चुअली। तो बात सिर्फ इतनी ही है। तो वो चीजें ना वहां जाके समझ आनी शुरू हुई। अब फिर एक पॉइंट पे आया कि अब मास्टर्स भी खत्म। अब अब क्या? व्हाट नाउ? तो अब भाई अब मैं फिर मेरे लिए तो एक ही एस्केप था कॉलेज। मेरे को कॉलेज जाना पसंद था, मतलब कॉलेज जाएंगे। ठीक है। किस लिए खत्म हो अब गया? अब आई एनरोल माई सेल्फ फॉर एमफिल। ओह, अक्का बहुत डिग्री है आपके पास। पढ़ाई नहीं, आई ओनली एनरोल्ड, नहीं ओके, नहीं। सेम पिंच, सो वी आर बोथ सेम। मैंने भी एमफिल क्विट किया। एस्केप था वो, और क्या कर सकते हो आप। अब एमफिल के लिए मेरे को अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्या एमफिल होगी। ठीक है, एंड देन जब आपको एमफिल करनी होती है आपको एक रिसर्च प्रपोजल देना होता है। ठीक है, आप हाँ, किस क्या चीज में करना क्या चाहते क्या हो। दिया आपने? पढ़ाई का कुछ अता पता नहीं। लिटरेचर में थिएटर जो पार्ट आता है वो मुझे फिर भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, तो मैंने चलो थिएटर। अब मैं इंटरव्यू में बैठी हूँ तो उन्होंने पूछा आप करना चाहते हो एमफिल करना चाहते हो, आप किस फील्ड में करना चाहते हो, मैं थिएटर। तो मैं अच्छा थिएटर की किस ब्रांच में, बिकॉज थिएटर हैज ब्रांचेस एज वेल। अब गोल, मैं इंटरव्यूअर को देख रही हूँ, इंटरव्यू से मेरे को देख रहा है। वो एक ऑथर का नाम पता था, मैंने उसके ऑथर का नाम बोल दिया। उन्होंने बोला अच्छा उसके और प्लेस बताना, मैंने जो एक मेरे सिलेबस में था उसके अलावा मुझे कुछ पता ही नहीं। अब मेरे को क्लिक हुआ कि एग्जैक्टली वो सही बोल रहे हैं, मैं क्या है फिल करूंगी। बिकॉज रिसर्च मीन्स कि आपको उस चीज में पूरा डेप्थ तक जाना है, जितनी गहराई तक आप जा सकते हो, हर बात उसकी लेके समझनी है, पढ़नी है और आगे दुनिया को बतानी है। जब आपको ही कुछ नहीं पता दुनिया को क्या बताओगे। राइट। तो मैंने तो एक्चुअली मैं आइडिया क्विट कर दिया था एमफिल का तभी। और अब घर वालों को क्या बोले, तो मैंने सोचा कि चलो एक और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है देखे जाएगी। ठीक है, मैंने फिर अप्लाई कर दिया एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। ठीक है, बट मीनवाइल अब लाइफ के अपने अपने टर्न्स हैं। मैं बिल्कुल फ्री तो थी उन दिनों में, एंड देन मुझे ना वो शौक चढ़ा हुआ था कि आई वांट टू ग्रो मस्कुलर। आपको बानी जे पता है? बानी जे, नो नो, हु इज दैट अक्का? बानी, डू यू नो रोडीज, एमटीवी रोडीज? हाँ, रोडीज, रोडीज पता है, हाँ हाँ। उसमें बानी थी। विद द टैटूज, इज दैट द लेडी विद द यस टैटूज? यस हाँ यस हाँ, यस पता पता है। यस। तो मेरी ना ऑब्सेशन हो गई थी कि मेरे को वैसी बॉडी बनानी है। ठीक है, मैं आई वांट टू वो इतना वो स्ट्रॉन्ग वाली लड़की बनना है जो अच्छे से कोई अगर कुछ भी इनडिसेंट करे, या मैं अगर कहीं पे भी कुछ किसी को सप्रेस करते हुए देखूं, या मेरे पास अगर अपॉर्चुनिटी हो कि मेरे को किसी को पीटना हो तो मैं पीट सकूं। बिकॉज एज एक लड़की होते हो ना जब आप, तो आप सिर्फ एक ही जगह पे अपने आप को एक ड्रॉबैक फील करते हो, वो फिजिकल पावर होती है। क्योंकि एक बस उस फिजिकल पावर को ही लेके हर कोई आपको क्वेश्चन करता है। हर कोई यही बोलता है कि 1 मिनट लगेगा कोई तुझे मार के चला जाएगा, तो सिर्फ इसलिए यू नीड टू बी सिक्योर। दूसरा, हर कोई ये बोलता है कि लड़कियों के साथ दुनिया जहान की उल्टी सीधी हरकतें होती हैं, मॉलेस्टेशन होती है, रेप होता है, बहुत कुछ होता है। हर जर्नी में अगर आप किसी भी लड़की से पूछोगे, इंक्लूडिंग मी, मैं भी बोलूंगी कि आप मतलब ऑल्दो मेरे किसी फैमिली वाले ने नहीं किया, बट नोन्स ने और अननोन ने भी, आप पब्लिक प्लेस में होते हो और जब आप छोटे होते हो, व्हेन यू आर 12 13 एंड यू आर ग्रोव्ड एंड यू आर टच्ड समवेयर, तो तब आप जाके अपने पेरेंट्स को नहीं बोल पाते हो। तो ये चीज हर लड़की ने अपनी लाइफ में फेस की होती है, इंक्लूडिंग मैंने भी की है। तो वहां पे फिर अब ये लगता था कि अब और कुछ तो है नहीं, वेले बैठे हैं, चलो हम वर्कआउट भी कर लेंगे, आई विल ग्रो स्ट्रॉन्गर, आई विल हैव माय मसल्स, आई विल गेट। हाँ, मैं जब जिम गई
तो पतली सी हूँ मैं, आई वॉज वेरी अंडर वेट, आई एम 5'5" एंड माई वेट वॉज barely 40 देन। ठीक है, तो एक बस वो एवरेज हाइट की लड़की है जो बहुत ही पतली है। अब भाई अब मुझसे पूछते थे कि आपको क्या करना है, मैं बोलती थी कि मेरे को मसल्स बनाने हैं और मुझे एब्स बनाने हैं। अब जो भी मेरा ट्रेनर होता था वो शॉक में चले जाते थे कि ये लड़की पागल है। सब होगा क्योंकि बेसिक सी चीज है, लड़कियों में टेस्टोस्टेरोन कम होता है और मसल को बिल्ड करने के लिए वी नीड मोर टेस्टोस्टेरोन। तो जब कोई भी लड़की इतने हेवी मसल्स नहीं बना सकती बिना एक्सटर्नल हॉर्मोन्स के, तो अब वहां पे बात खत्म हो गई, आई कैन नॉट टेक इट। तो वही हुआ एंड देन अवधेश का मेरे को फिर स्लोली स्लोली जब मेरी उससे बात होती थी, हमारा वहां पे ग्रुप बन गया फॉर ऑल द पीपल जो अवधेश से ट्रेन होते थे, तो हम 3-4 लोग इकट्ठे हो गए, तो वहां पे भी एक ग्रुप बन गया फ्रेंड्स का, जब सब बातें होती थी सब कुछ होता था। तो मुझे अवधेश के बारे में पता चला कि अवधेश ने अपने पापा को लूज कर दिया था जब वो 13 ईयर्स का था एंड फाइनेंशियली अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल किया है। तो वो एकदम बहुत पिटी अंदर ही अंदर, ऑल्दो मेरे को फिजिकली देखने में वो बहुत अच्छा लगता था, आई वाज क्रशिंग ऑन हिम बिग टाइम, ये तो बहुत क्यूट है लेकिन जो भी है ठीक है। तो बट एक वो होती नहीं कि एक वो बहुत पिटी फील होने लग गई। एंड देन मेरे को किसी ने बोला कि ये बहुत ही ऐसा वाला वो है, ये अवधेश को सिर्फ कृष्ण भक्त, वो ऐसे वाले थे जो मंदिर में पोछा लगाते हैं, सेवा करते थे, मतलब वो सेवा में बिलीव करते थे। तो अब मैं वहां पे क्वेश्चन मार्क में आ गई, मंदिर है Oh भगवान। no. दैट Again, वाज दैट again. वाज द सीरियस पार्ट, Okay. क्योंकि मुझे नहीं पता था ना कि वो कितनी ऑनेस्टली करता है। मुझे लगता था यार जैसे पूरी दुनिया करती है सब ड्रामे और आडंबर, बिकॉज मेजोरिटी आडंबर ही कर रहे होते हैं वो। और ना ये बात कोई आप किसी को बोल दोगे, बट अंदर ही अंदर ना ये बात सबको पता होती है कि हम जो कर रहे हैं वो नॉनसेंस कर रहे हैं। ठीक है, हर कोई ये बोलता है, बोल तो देते हैं कि भाई हमारा जो भी कुछ है भगवान का है, अगर भगवान के लिए 1 रुपया देने की भी बारी आ जाती है ना तो जान निकल जाती है लोगों की। ठीक है, तो वो तब उनको आधा किलो की मिठाई लेके जानी है, तब उनको रियलाइज होता है कि अरे, और वो दूध जो है वो शिवलिंग पे चढ़ा के वेस्ट कर देना है और भिखारी को हट हट करके भगा देना है। ठीक है, तो मतलब जो आपके सामने इंसान एक भूखा मर रहा है उसको मत दे दो गलती से भी, आप पत्थर के ऊपर डाल के बड़े खुश हो जाओ। तो अब मेरे को ऐसे ऐसे हो गया। फिर मेरी अवधेश से बात होनी स्टार्ट की और अवधेश ने एक पॉइंट पे क्या किया, मतलब तब ये बहुत प्रोफेशनल है तो ये ज्यादा बात तो करता नहीं था। तो बस एक दिन इसने ये बोला कि ये मेरा लास्ट मंथ है इधर जिम में और मैं जिम छोड़ रहा हूँ। अब मैं ऐसे रहेगी कि भाई ये क्या पागल आदमी है, ये क्यों जॉब छोड़ रहा है। वो भी तब जब मेरे को बहुत बड़े वाला क्रश था इस पे, मेरे Okay. को बुरा लगा कि यार क्यों। तो अब फिर उसने मुझे बताया कि ये विपासना जा रहा है। अब स्पिरिचुअलिटी मेरी लाइफ में इंट्रोड्यूस हुई, मतलब विपासना कौन है। कौन है ये लड़की? तो उसने बताया कि वो पुणे जा रहा है एंड वो मेडिटेशन के लिए जा रहा है। मेडिटेशन ऑल्दो मेरे स्कूल में कराया जाता था, हमें हर रोज कराया जाता था, बट जब आप बच्चे होते हो तब आपको उस चीज की वैल्यू नहीं पता होती है और आपको जो आपकी टीचर बोल रही होती है वो नॉनसेंस ही लग रहा होता है। और वो भी मुझे उस टाइम पे मेडिटेशन भी ना रिलीजियस चीजों का ही पार्ट लगता था। तो क्योंकि आपको नहीं पता होता क्या रिलीजियस होता है, क्या स्पिरिचुअल होता है, क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है। और एक्चुअली में अगर आप रिलीजन को भी एक बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखो ना तो रिलीजन ठीक है, बट जो अभी के दुनिया में हो रहा है रिलीजन वो तो अटर नॉनसेंस है। तो उसको तो मैं अंधविश्वास बोलूंगी, रिलीजन नहीं बोलूंगी। तो इसलिए फिर अब मेरे को मेडिटेशन का पता चला। अब अवधेश इतना ना ऐसे वाला शांत वाले भाई साहब जो होते हैं, उनकी आंखों में एक वो सेरेनिटी होती है और सिंप्लिसिटी है, पर फिर भी वो इतने बड़े दिखते हैं। तो ऐसा ऐसा था। तो मैंने अवधेश से और ज्यादा बात करनी शुरू की। मेरी कुछ फ्रेंड्स थी जिनको पता था कि मेरे को अवधेश पे क्रश है, तो मैंने उनको बताया कि यार ये ना विपासना जा रहा है, मेडिटेशन करेगा। तो मेरी फ्रेंड ने ना मेडिटेशन सुनते ही बोला ओ जेन। अब मैंने बोला जेन, पहले कि नए नए वर्ड्स मेरी लाइफ में आ रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो
अब मैंने फिर अवधेश से इन चीजों के बारे में क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। तो पर्सनली अवधेश कभी भी बात नहीं करता था, बट तब फिर 1 महीना हो गया था उसने जिम छोड़ दिया था, बट मैंने इसका नंबर ले लिया था, मैं इससे बात करने लगी थी, मैं स्टार्टेड क्वेश्चनिंग हिम। बट तब वो चीज इसलिए थी कि उस चीज में भी ऑनेस्टी नहीं थी मेरे उन क्वेश्चंस में, वो बस बात करने के बहाने थे कि भाई आई विल हैव टू हैव अ टॉपिक टू टॉक टू हिम। फिर मैं कुछ कुछ रीजन से, और इसको हम बोलते रहते थे, हम लोगों का जो पूरा फ्रेंड्स का ग्रुप था, हम बोलते थे कि अरे मत जा, क्या करेगा, रहने दे, स्टे हियर, यहाँ कर ले, घर बैठ के कर ले मेडिटेशन। तो हमें हमें नहीं पता था कि मेडिटेशन में आपको क्या सीखने की जरूरत होती है, व्हाट इज इट अबाउट मेडिटेशन दैट यू वांट टू नो। कहती यहाँ बंद आंखें बंद करके बैठ जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है। तो जब वो कुछ आंसर नहीं करता था तो वो बस बोलता था नहीं। एंड देन वो विपासना गया, और वो विपासना लद्दाख वाला गया। वो हमें बोलता था कि वो पुणे वाले में जाएगा, बट वो लद्दाख वाले में गया। वो शायद 1 मंथ से भी कम टाइम बाद वापस आया, और ही आधा साइज का वापस आया, मतलब बिल्कुल सुपर पतला अवधेश। मैंने उसको पहचान नहीं मिला, किसका बच्चा खो गया है, वो बड़े वाला अवधेश कहाँ है। तो वो हंसने लगा कि वो मुझे, फिर उसने मुझे एक्सप्लेन किया कि क्यों उसने वहां कम खाया, व्हाट इज मेडिटेशन, और उसको क्यों अपने इमोशंस को और हर चीज को हैंडल करने की जरूरत है, विपासना में ऐसा क्या है। और उसने ना वो साथ ही बोला कि मैंने अच्छा वापस क्यों आ गई, तू तो बोल रहा था कि तू कभी वापस नहीं आएगा। तो ये साइड जो मुझे जो क्वेश्चन का आंसर चाहिए था ना, मुझे वो मिल गया, तो मैं वापस आ गया। अब भैया मैंने तेरे को वहां क्या क्वेश्चन का आंसर मिल गया, क्वेश्चन ऐसा क्या था। तो अब ये ना इन चीजों के बारे में कभी भी बात नहीं करता होता था, कि बस ऐसा होता था कि कुछ था जो मैंने कर दिया, तो वही ठीक है। देन अवधेश ओशो फॉलो करता था। आप तो अवधेश से अगर कभी भी बात कर रहे हो ना कि अवधेश आप क्या कर रहे हो, तो वो बोलता था कि मैं ओशो के डिस्कोर्सेस सुन रहा हूँ। मैं सोचती थी कि यार ये पागल है कि 1-1 घंटे के डिस्कोर्स सुन रहा है, इसका दिमाग ठीक है। फिर एक दिन पता नहीं अवधेश को क्या चढ़ा, मतलब इस जब भी मुझे कुछ चीज स्पिरिचुअलिटी का बोलते थे तो मैं बस इसका मजाक उड़ा देती थी, तो इसको बुरा लगता था। ऑल्दो ये मुझे उस टाइम नहीं बताता था, इसने मुझे अब बताया कि जब मैं ऐसा मजाक उड़ाती थी इसको बुरा लगता था। फिर एक दिन इसने मुझे एक ऑडियो भेजा, जिसमें मूजी, सदगुरु और इन सबका ना, उनकी एनलाइटनमेंट स्टोरीज हैं। ये पूरा एक वो है, कलेक्टिव ऑडियो है। तो सदगुरु ना लास्ट में थे, पहले वो सब आए, मूजी आए, एक आठ टोले आए, सबको हर अपनी अपनी वो बता रहे। अब मुझे ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे एनलाइटनमेंट होता क्या, यही नहीं पता था। तो जस्ट क्योंकि मुझे देश का थोड़ा दिल रखना था, तो मैं सुन रही थी। Oh my god. This is तो so मैं सुन awesome. रही थी। अब ना बिल्कुल लास्ट में सदगुरु की आवाज सुनी मैंने। मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे सदगुरु के बारे में क्लू भी नहीं था मेरे को, मैंने उनको फिजिकली कभी देखा भी नहीं था। पर ना मैंने आवाज सुनी, और उसमें ना जग्गी वासुदेव उनका नाम बोला गया था। तो अब ना वो आवाज कहीं ना कहीं क्लिक कर गई कि मेरे को लगा कि हु इज ही। ऑल्दो मैंने मेरे को, अब मैं अब मुझसे अभी भी पूछोगे कि उन्होंने क्या बोला था, मुझे वो अभी भी नहीं याद, बट वो आवाज क्लिक कर गई, बस वो आवाज में पता नहीं ऐसा क्या हुआ। ठीक है, और मुझे तो भी लगता था कि जग्गी वासुदेव कोई सरदार है। ठीक है, तो मैंने ना तेज से पूछा कि जग्गी वासुदेव कौन है, उसने बोला सदगुरु, और उसने मुझे उनके यूट्यूब का लिंक भेजा। तो मैंने उनको सुनना शुरू किया। अब सेंस टू मी, उनका जब वो यूथ वाला चल रहा था, तो मैंने वही वाली वीडियोस, एक्चुअली फर्स्ट वही थी, तो मैंने फर्स्ट वही देखी। और उनकी बात मेरे को बिल्कुल सही लगी, मतलब यार ये इंसान तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है। तो ये वही, क्योंकि ना गुरु और जितने भी सब स्पिरिचुअल वो लीडर्स को भी लेके बहुत क्वेश्चन मार्क्स हैं। बहुत हार्ड होता है किसी पे ट्रस्ट करना, वो फेथ देना। तो वो चीज नेचुरल थी। मत मेरा तो सिर्फ उस आवाज सुन के ही वो चीज उनकी तरफ वो चली गई कि हाँ भी मैं इनको सुन लूंगी, क्योंकि एक्चुअली मैं थी ऐसी, मैं नहीं सुनती थी किसी को। बट सदगुरु के लिए ना मेरे को ऐसा हुआ कि हाँ मैं इनको सुन लूंगी। फाइनली मेरे और अवधेश का वो सब कुछ हुआ, पर्सनल लाइफ आगे बढ़ी, हम लोग भी गॉट मैरिड और सब हुआ। तो मैरिज के बाद मुझे बहुत चीजों की रियलिटी पता चली। अप टिल मैरिज भी मेरे को, क्योंकि तब तक तो मैं अवधेश से बस बात करती थी, क्योंकि मुझे उससे बात करना अच्छा लगता था। तो उसके बाद जब शादी हो गई और सब कुछ हो गया, तब अवधेश ने चीजें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना स्टार्ट किया
ठीक है, अब देश ने मुझको ट्रस्ट करना स्टार्ट किया। अब मैंने कहीं ना कहीं देश को समझना स्टार्ट किया, मुझे स्पिरिचुअलिटी समझ आने लगी। जब मैं देश को उसका पूरा रूटीन फॉलो करते देखती थी, और मैं जब देखती थी तो अब देश बहुत डिसिप्लिन्ड है। तो जब मैं उनको ऑब्जर्व करती थी तो वो चीजें ना आप अपने आप अंदर ही अंदर करते हो कि क्या हो रहा है, कैसी लाइफ चल रही है। और एक पॉइंट पे मेरे को बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज होने लगे, मैं बस बीमार ही होते रहती थी, हर थोड़े दिन बाद मैं बीमार हूँ। कभी मेरे को यहाँ पे दर्द हो रहा है, कभी मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, कभी मुझे साइनस का कुछ हो गया है, कभी मुझे स्टमक रिलेटेड कुछ हो गया है, कभी मेरे पैर में कुछ हो गया है। मतलब मुझे होता ही रहता था कुछ ना कुछ। आई वॉज कंटिन्यूसली कि मैं डॉक्टर्स को ही विजिट कर रही हूँ। ये मेरी जॉब छूट गई थी, तो अब सब कुछ हो गया। अब भाई एक पॉइंट पे ना, दिस अक्टूबर, जब भी रिसेंटली जब सदगुरु फर्स्ट मतलब बहुत टाइम बाद दिल्ली आए थे, और हम सदगुरु को फॉलो तो करे थे, मेरा एक ट्रस्ट सदगुरु की तरफ डेवलप हो गया था। तो सदगुरु यहाँ आ रहे थे, इन दिल्ली आ रहे थे बहुत सालों बाद। एंड हम लोग उस टाइम फाइनेंशियली स्टेबल थे, तो अब देश ने ना बस बुक कर दिया। देन मुझे बताया कि सदगुरु ऐसे ऐसे आ रहे हैं दिल्ली इंजीनियर इंजीनियरिंग के लिए, ना बुक हमारे लिए। तो मैं ऐसे हो गई। अब तक तो मुझे तो इनर इंजीनियरिंग के बारे में भी नहीं पता था, मुझे लगता था इनर इंजीनियरिंग आपको ईशा जाके ही करना होता है। मुझे नहीं पता था कि ऐसे रिस्पेक्टिवली कुछ ईशा सेंटर्स भी हैं जहाँ पे होते हैं, या कुछ भी है दिल्ली में कुछ ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो तब वो नोएडा आ रहे थे, ग्रेटर नोएडा में उनका पूरा सेंटर था। तो हमने जो उससे पहले वाला होता है ना, अ, जो ऑनलाइन सेशंस होते हैं, वो करने स्टार्ट करे। एक्चुअली में तब मेरे को समझ आना शुरू हुआ कि ये सब कुछ है क्या, क्योंकि क्वेश्चंस तो हमेशा से थे ही, और भगवान के टुवर्ड्स एक बिलीव नहीं था। अब मुझे समझ आना शुरू हुआ कि जो वो बिलीफ नहीं है। और समय मैंने फिर युगन युगन योगी पढ़ी, तो मैंने ना विजी के साथ खुद को कनेक्ट किया। मैं अवधेश को अभी भी बोलती हूँ कि जैसे सदगुरु और विजी थे, वैसे ही तू और मैं है। कि तू मतलब जैसे सदगुरु ने भी खुद ये बात बोली थी कि लोग ना विजी को देख के बोलते होते थे कि दे कैन नॉट बिलीव कि विजी सदगुरुज वाइफ, क्योंकि सदगुरु जैसे थे और विजी बिल्कुल उनकी ऑपोजिट थी। तो सेम मेरा और देश का भी है। देश जितना डिसिप्लिन्ड और ऐसा है, मैं बिल्कुल उसकी ऑपोजिट हूँ। मैं बहुत लेजी हूँ, मैं क्योस में रहती हूँ। अवदेश जितना माइंड से क्लियर है, मैं एक डिलेमा में रहती हूँ, मैं कुछ कुछ सोचते रहती हूँ, मैं किसी को ट्रस्ट नहीं करती हूँ, मैं ऐसी हूँ। बट जब आप सदगुरु को सुनते हो ना, और एक्चुअली में उसमें फिर भी सदगुरु वीडियोस में एक जो नॉर्मल उनकी यूट्यूब वीडियोस होती हैं, बिकॉज उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में इतना नॉनसेंस देखा है, तो ही ट्राइज कि वो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं। बट आप फिर भी जब इनर इंजीनियरिंग की कुछ वो आती है, तो सदगुरु लेट्स हिज गार्ड डाउन अ बिट। तो वो कुछ ऐसी बातें शेयर करते हैं जो अगर मैं भी किसी को जो बातें बोलती हूँ ना, लोगों को ये लगता है कि मैं इंडियन कल्चर के अगेंस्ट बोल रही हूँ। बट मुझे पता होता है कि वो एक्चुअली में इंडियन कल्चर के अगेंस्ट नहीं है, वो तुम्हारे स्टूपिडिटी के अगेंस्ट है। तो वही चीज जब सदगुरु बोलते तो मैं तो 100% अग्रीमेंट में होती हूँ कि भाई बिल्कुल। जब कावेरी कॉलिंग भी स्टार्ट हुआ था तो लोग बहुत बोल रहे थे कि अरे ये एक और इनका पैसे वो करने का वे है, सब यही करते हैं पैसे। मैं लगा ठीक है, तुम एक बात बताओ, तुम मत करो उस इंसान को ट्रस्ट, बट जो वो बात बोल रहे हैं उसमें पॉइंट है कि नहीं है। अगर कोई एक एक शराबी भी आके आपको एक बात बोलता है बट इट मेक्स सेंस, तो उसमें गलत क्या है। मतलब ठीक है, आप मत करो उनको ट्रस्ट, बट एक बात बताओ, क्या आपको नहीं लगता कि जो एनवायरनमेंट का भी कंडीशन है, हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। मतलब वो उस ध्यान को ही तो आप वो उस अवेयरनेस को ही तो स्प्रेड कर रहे हैं। बस वो एक पर्टिकुलर जगह को टारगेट कर रहे हैं, फर्क तो इतना ही है। मतलब और कुछ भी फ्री में नहीं होता, अच्छा काम भी फ्री में नहीं होता। उसके लिए उनको पैसे चाहिए, और उसके लिए उनको एक मास सपोर्ट चाहिए, दैट्स इट। तो हम लोग यहाँ कनॉट प्लेस है दिल्ली में, मैं और अवधेश जाते होते थे। अवधेश रोज जाते होते थे, मैं ऐसे वीकेंड्स पे जाती होती थी। हम लोग कावेरी कॉलिंग के बोर्ड्स लेके खड़े होते थे। हमने किसी से भी आज तक पैसे नहीं लिए। हमसे लोग बोलते थे कि आप पैसे लोगे, मतलब हाँ, तो हमें नहीं पैसे देने हैं आपको। हम वहां पे लिंक होता था नीचे, हमने वो कावेरी कॉलिंग के बोर्ड्स बनवाए थे, फ्लेक्स बनवाया था कि आप कावेरी कॉलिंग पे जाके वहाँ इंटरनेट से वो करो, डोनेट करो। तो वहां पे बहुत सरप्राइजिंग होते थे जब कुछ लोग हमसे पूछते थे कि आई यू गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट।
ऐसा लगता था कि नहीं, तो लोग बोलते थे तुम्हारी जॉब है, हम बोलते थे नहीं, मतलब हमें इतना वियर्ड लगता था कि लोग इतना स्टूपिड क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। फिर अब और वहीं पे जब वहां खड़े हुए थे तो ईशा के ही कुछ वॉलंटियर्स थे जो सदगुरु प्रमोट करने के लिए वहां आए थे, तो दे मेट अस। तो देर आर लॉट ऑफ वॉलंटियर्स वहां पे, बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो अवधेश को पहले से जानते होते थे, बिकॉज अवधेश वहाँ हर रोज खड़ा होता था, तो उसको कोई ना कोई मिलता ही था वहां पे रोज। वो बहुत सरप्राइज होते थे कि कोई है जो ईशा वॉलंटियर भी नहीं है बट फिर भी ऐसे हर रोज आके फिजिकली कावेरी कॉलिंग को प्रमोट कर रहा है। बिकॉज हम ना वो साइन बोर्ड लेके बस ऐसे घूमते रहते थे, जिसे कुछ भी नहीं बोलते थे, बट हम बस घूमते रहते थे, और हमसे कोई क्वेश्चन करते थे तो हम उसको एक्सप्लेन करते थे कि कावेरी कॉलिंग है क्या। तो अब जब वहां पे इतने सारे, और जब हम ईशा वॉलंटियर से मिली ना मैं, तो उनमें जब मैंने देखा ना कि कुछ ऐसे कुछ शर्म नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं और सब अच्छे उसमें है, और फिर भी वो लोगों में बिल्कुल भी एक ईगो नहीं है, या किसी काम की शर्म नहीं है, या वो छोटे बड़े वाला डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो वो चीज ने मुझे और ज्यादा उस चीज की तरफ अट्रैक्ट किया कि व्हाट इज इट जो ऐसा इनर इंजीनियरिंग में है, या लोग ऐसा कैसे हो जाते हैं इनर इंजीनियरिंग करने के बाद। तो वो जो क्वेश्चन मार्क्स थे ना वो मल्टीप्लाई होते चले गए। जब फर्स्ट डे हुआ हम लोग जब वहां पहुंचे, तो अब पहले तो ना वहां पे पहुंच के ही, जो वहां, ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मेरे को वो पूरा व्यू मेरे सामने है। जब हम वहां पहुंचे थे ना, वहां पहुंचते ही, बिकॉज वो वॉलंटियर्स इतने डिलिजेंटली और इतनी उससे काम कर रहे थे ना, शिद्दत से जिसको बोला जाता है, आप ना उस एनर्जी को फील कर सकते हो। आप किसी को भी जानते नहीं होते हो, और आप ना वहां पे को फील कर सकते होते हो। यू कैन सी अराउंड योर सेल्फ कि यहाँ पे कुछ तो अलग है। ठीक है, वहां पे गए हम लोग, वहां बैठे, सब कुछ हुआ। तो उसके बाद ना वो पहले एक अक्का आती हैं, वो सब इंट्रोड्यूस कराती हैं हमें, सब अपने उनके रूल्स को ब्रीफ कराती हैं, सब कुछ होता है। और पता है, आई जब वो था मैं पूरी रात सोई नहीं थी, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें वहां जाना था। मैं उस टाइम भी बीमार थी बहुत। मैं एक बारी को ऐसे हो गई थी कि मैं नहीं जा रही, तो देश बोलता कि चल, अब ये कोई वो नहीं है कि दिस इज नॉट समथिंग जिसको तू बेल कर सकती है, चल। तो हम लोग गए। मैं एक्चुअली मैं देश मुझे जबरदस्ती लेके गया था, क्योंकि मैं फिजिकली इतना वो फील कर रही थी और इतनी लेजी थी। हम लोगों को रोहिणी से जाना था ग्रेटर नोएडा, तो बहुत सुबह उठना था 4 बजे। मैं लगा तो मैं बीमार हूँ से 4 बजे उठूँ और नहा के जाऊं। तो मैं बहुत ही ऐसे मन से गई थी, बट वहां पहुंचते ही ना, सिर्फ और सिर्फ वॉलंटियर्स की वजह से आप इतना वो हो जाते, कमाल है। फिर फाइनली सदगुरु आए, और देश तो रुका ही नहीं, वो बस रोता चला गया, रोता चला गया, रोता चला गया। मतलब उसका तो कुछ, मैंने उसकी तरफ देखना भी बंद कर दिया था एक पॉइंट पे, कि मुझे पता था कि अब देश का कर रहा होगा, अब देश रो ही रहा होगा। ठीक है। अब अब वहां पे जब मैंने सदगुरु को देखा, सदगुरु ने वहां पे फिजिकली जब वहां पे प्रेजेंट थे, तो तब उन्होंने जो बातें बताई, वो कोई जो अटरली रिलीजियस फूल है ना, वो तो समझ ही नहीं सकता। ठीक है, उसको लिटरली 2-3 जन्म लगेंगे वो समझने में। मतलब सदगुरु को समझने के लिए भी ना आपको एक ओपननेस चाहिए, आपको एक वो खुला हुआ दिमाग चाहिए कि आप समझ पाओगे वो बोल भी क्या रहे हैं। जैसे ना कि अगर मैं आपको कुछ दे रही हूँ, अनटिल अनलेस आप उसको रिसीव करने की लेवल में नहीं हो ना, आप उस चीज को रिसीव भी नहीं कर सकते। तो सदगुरु जो बता रहे होते हैं ना, वो रिसीव करना ही बहुत अलग बात है। वो बहुत रेयर लोगों को उनकी एक्चुअल बात समझ आएगी। इनफैक्ट मैं तो ये बिलीव करती हूँ कि जो चीज अवधेश ने रिसीव की होगी और जो चीज मैंने रिसीव की होगी, वो भी दोनों बिल्कुल अलग होंगी। क्योंकि अवधेश एक अलग जर्नी पे है, अपनी एक अलग जर्नी पे, और उसकी जर्नी मुझसे बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी, और अवधेश को इन चीजों के बारे में ज्यादा पता है। तो वहां पे जब इनर इंजीनियरिंग स्टार्ट हुई, तो मैंने और कुछ भी नहीं किया। मैं, क्योंकि मुझे ये बात अवधेश ने ना साफ बोल दी थी कि अगर तू वहां पे कोई होप्स लेके जा रही है ना, तो मत जा। अगर सिर्फ इसलिए जा रही है कि जो सदगुरु बोलेंगे और तू उसको बस सुन के अडेप्ट करना चाहती है, तो इसलिए फिर भी चली जा। तो इसलिए जब मैं वहां बैठी ना, मैं बिल्कुल जीरो हो गई थी। मैंने कोई भी प्रीकंसीव नोशन नहीं रखा,
मैंने कुछ भी नहीं रखा और मैंने बस उनको सुना और एक्चुअली में सिर्फ उस चीज को समझने की कोशिश की कि वो क्या कह रहे हैं। और मैं शायद लकी थी कि मुझे ये पता था कि सदगुरु का बैकग्राउंड क्या रहा है। मैंने युगन योगिन योगी पढ़ी थी, तो मुझे सदगुरु श्री ब्रह्मा के बारे में पता था। इसलिए बहुत कुछ था जो सदगुरु बता रहे थे, मैं उस चीज को रिलेट कर सकती थी। मैं उस चीज को और एक अलग डेप्थ में समझ सकती थी कि वो क्या बता रहे हैं। और ऐसा कभी भी नहीं होता कि सदगुरु ना ईशा को प्रमोट कर रहे होते हैं। एक्चुअली में सदगुरु उस कॉज को प्रमोट कर रहे होते हैं जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। और वो आपको वो फ्रीडम दे रहे होते हैं कि भाई अगर आपको सदगुरु पे बिलीव नहीं करना और उनको सपोर्ट नहीं करना तो मत करो। अपने आप अलग से अकेले वो काम कर लो। अगर सदगुरु ट्री प्लांट कर रहे हैं और सॉइल और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, भाई आप मत दो कावेरी कॉलिंग को। आप खुद अपने घर के आसपास भी तो पेड़ लगा सकते हो। अब देखो, हम लोग जब यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो हमने विद इन 6 मंथ्स 100 से भी ऊपर ट्रीज प्लांट कर लिए। मॉनसून में ही हमने पता नहीं कितने ट्रीज प्लांट कर दिए। बिकॉज हमें वो सेंस है, हमें पता है इट इज इम्पोर्टेंट। तो अगर आप सदगुरु पढ़ाई को क्वेश्चन करते हैं, और एक्चुअली में ऐसा है भी, मैंने एज अ टीचर काम किया है तो और एक स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ। वो स्टूडेंट जो पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, और मेरी अनइंटरेस्टेड होने का रीजन सिर्फ यही था कि एजुकेशन सिस्टम ही स्टूपिड है। वही बात है। एक ना बहुत अच्छा मैंने एक इमेज देखी थी इंस्टाग्राम पे कि एक फिश है, एक एलिफेंट है, एक मंकी है और अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं। और आप बोल रहे हो कि आप टेस्ट करोगे कि कौन पेड़ पे कितनी जल्दी चढ़ सकता है। मतलब अब क्राइटेरिया ही अलग है हर कोई। जब आप ये बात अपने मुंह से बोलते हो कि हर कोई अलग है, तो हर किसी की अच्छे और बुरे होने की जगह भी तो अलग होगी ना। अपनी अपनी फील्ड्स अलग होगी। आप बहुत बचपन से ही अगर एक बच्चे के को वो बोल देते हो कि वो अपनी एक स्पेशलाइजेशन में काम कर सकता है। मैं अपने करियर में बहुत बार वो फील करती हूँ कि मेरे को शायद भाई, क्योंकि मैं एक तो खुद भी उस चीज को लेके अवेयर नहीं थी कि मैंने कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया, क्योंकि उस चीज में कभी इंटरेस्ट ही नहीं शो किया। तो अवधेश अपनी उसमें बहुत आगे है बिकॉज उसने अपने प्रोफेशन में बहुत डेप्थ तक काम किया है। तो मैंने ये चीज कंपेयर कर सकती हूँ। तो मैं जब ये चीज देखती हूँ कि अगर एक बच्चे को बहुत मिडिल स्कूल के एज में ही बोल दिया जाए कि भाई आपकी जो स्पेशलाइजेशन है आप उस पे काम करो और उस पे कोई जजिंग ना हो। अब जैसे मैं थी, मेरे 77% आए थे 10th में। तो जब आपको कॉमर्स आर्ट्स और उसमें चूज करना होता है मेडिकल और नॉन मेड वगैरह में साइंस स्ट्रीम में, तो वो तो क्योंकि मैं लेजी थी और मैं बहुत ही बुरी थी मैथ्स में, तो मैंने आर्ट्स चूज कर लिया था। मुझे बहुत लोग आके बोलते थे अरे यार तू कॉमर्स क्यों नहीं लिया, तू कोई और स्ट्रीम भी चूज कर सकती थी। मतलब पता है मैं मैथ्स में कितनी बुरी हूँ, मैं barely पास होती हूँ। एक पॉइंट पे मेरे 100 में से सिर्फ 19 नंबर आए थे। मतलब मैं इतनी बुरी हूँ और मैं कॉमर्स ले लूं, मतलब मैं तो उसमें बहुत ही बुरी होने वाली हूँ। मैंने भाई मैं अपने आर्ट्स में ही ठीक हूँ। ऑल्दो मैंने आर्ट्स इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मेरे को आर्ट्स में इंटरेस्ट था, मुझे हिस्ट्री में या किसी भी इकोनॉमिक्स में किसी चीज में इंटरेस्ट था। मुझे उसके सब्जेक्ट्स पता भी नहीं थे कि क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, बस मुझे इतना पता था क्योंकि मुझे स्कूल ने सिर्फ ये 3 चॉइसेस दी हैं, मैं इन्हीं में चूज कर सकती हूँ। और एलिमिनेशन मेथड से सिर्फ यही बचता है, साइंस बिल्कुल नहीं, कॉमर्स बिल्कुल नहीं, बचा आर्ट्स। तो इसलिए बट वो एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। और आप ईशा कहाँ पे देखोगे, जो स्कूल है ईशा के, वो जो वहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं और जो सिखाते हैं वो एक्चुअली वो उनको उनकी रियल लाइफ में काम करेंगे। वो एक्चुअली में उस चीज में हेल्प करेंगे जिसके लिए आपको जो लाइफ जीने के लिए जो जरूरी है ना वो आपको वो सिखाएंगे। फिर आप प्रोफेशनली तो जहाँ जैसा चाहो ग्रो कर सकते हो, बट जब तक आपको एक लिविंग ही नहीं आती है तो प्रोफेशनलिज्म क्या करेगा। तो मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी उन चीजों से। क्योंकि वही है कि सदगुरु के पास ना वो एक दिल है और उनकी खुद की एक्सपीरियंसेस और जर्नी ऐसी रही है कि उनको ना पता है कि किसी भी स्टेज में आपके लिए क्या नेसेसरी होता है। अब मैं और अवधेश शादी के बाद बहुत टाइम तक अकेले रहे थे। तो जब आप अकेले रहते हो ना तो आप लाइफ को एक अलग ही उसमें नजर से समझ पाते हो, क्योंकि आपको अपनी हर चीज खुद करनी होती है। आपको जॉब भी मैनेज करनी है, आपको अपनी पर्सनल लाइफ भी मैनेज करनी है, आपको घर भी देखना है, आपको खाना भी करना है, सब कुछ करना है। तो वो जब इतना ज्यादा आपको कैलकुलेशन से चलना पड़ता है और आप
आपको हर चीज देखनी पड़ती है, अपनी लिविंग कंडीशन देखनी पड़ती है, अपनी बजट देखनी पड़ती है। मम्मी पापा को तो आप ऑर्डर कर देते थे ना, मुझे ये चाहिए, बट वो चीज आपको खुद लानी होती है। तो बहुत कुछ तब भी चेंज हो जाता है, आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस भी आपको बहुत चेंज कर देते हैं। ऑल्दो हम लोग बहुत मस्त वो रहे हैं, हम लोगों को कभी भी उसका हम दिमाग पे लोड नहीं लिया, देन आपको फिर भी प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है और एक कैलकुलेटेड फॉर्मेट में चलना पड़ता है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छी लाइफ जी है, बट हाँ हम लोगों ने कैलकुलेटेड जी है। तो फिर जब इनर इंजीनियरिंग मैंने करा ना, मैं आपको अपना एक ऑनेस्ट एक्सपीरियंस बताती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही लेजी इंसान हूँ, ठीक है। तो जब वहां पे वो सब वो बता रहे थे और उन्होंने वो मंडल फॉलो करने का बोला था और ये सब था, आई न्यू इट कि मेरा तो ये कंप्लीट नहीं होगा। ओके। ठीक है, तो जब उन्होंने पहले ही बोल दिया था ना कि यू हैव टू डू इट फॉर 40 to 45 डेज, मतलब इट्स गॉन। बट माय पिक वाज बियॉन्ड द प्रोसेस एक्चुअली। मैं एक्चुअली में जब से मैंने इनर इंजीनियरिंग किया, मैं फिजिकली बहुत हेल्दी रहती हूँ। और ऐसा होता है, पता है, मैं आपको साफ बताती हूँ कि जब आप वहां बैठे होते हो और जब सदगुरु आपके सामने होते हैं ना, तो इट्स लाइक लुकिंग टुवर्ड्स द सन। वहां से इतनी हाई एनर्जीज होती हैं कि आपको वो देखने के लिए भी ना बहुत वो गैस और सब कुछ चाहिए। एक्सक्यूज मी। जैसे अगर अब मैं सन को देखना चाहूँ तो मुझे बहुत कुछ पहनना पड़ेगा। तो वही है कि जब आपको सदगुरु चाहिए, जो आपको वो दे रहे हैं, वो दीक्षा दे रहे होते हैं, तो जब वो आपको जो चीज दे रहे हैं ना, आपको उसको रिसीव करने के लिए भी ना अपने आप को वो प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, तो मैं वहां पे एक्चुअली में पूरे हाथ खोल के उस रिसेप्शन को के लिए बिल्कुल रेडी थी, क्योंकि मेरे को सदगुरु पे कभी भी कोई डाउट नहीं आया। और जब उनसे मैंने वो चीज रिसीव की ना, मैं वो एक्सपीरियंस फिजिकली भी फील कर रही थी। वहां पे बहुत लोग बोलते हैं कि अरे लोग वहां नाटक करते हैं, चिल्लाते हैं, ये है वो है। आपको नहीं पता कि वहां एनर्जी इतनी हाई होती है कि वो बॉडी कंटेन नहीं कर पा रही होती। मुझे एक्चुअली में ऐसा फील हो रहा था कि मेरा शायद सर फट जाएगा। ऑल्दो मैं चिल्लाई नहीं, बट वो एनर्जी इतनी हाई होती है। ऑब्वियसली हम नहीं है लायक सदगुरु के, या वो जो दे रहे हैं, हमें अपने आप को बहुत प्रिपेयर करना पड़ेगा उनसे वो चीज लेने के लिए भी। तो मुझे नहीं लगता कि मैं शायद उतने एक, बोलते ना कि यू क्लाइंब अ लैडर स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। तो मेरे को लगता है मैं शायद जब वहां गई तो मेरे फिर भी कुछ स्टेप्स मिसिंग थे, तभी मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मेरा शायद सर फट जाएगा या कुछ हो जाएगा। प्रोबेबली मुझे और ज्यादा वो होना चाहिए था, प्रिपेयर्ड होना चाहिए था। बट वही है, जब वो प्रोसेस खत्म हुआ ना, तब आई वॉज द वन जो रोना बंद नहीं कर सकती थी। ठीक है, और उसका मुझसे कोई कुछ रीजन पूछते कि मुझे कुछ दर्द हो रहा है या मुझे बुरा लग रहा है या मैं बहुत खुश हूँ या मैं इसलिए रो रही हूँ, मेरे पास कोई इमोशन नहीं था, मेरे पास कोई रीजन नहीं था। बस मैं रो रही थी और उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और सदगुरु को देख के तो वो और ही ज्यादा रोना आता है उस टाइम पे। भाई इट्स इक्विवेलेंट टू लुकिंग एट द सन, और आप नहीं देख सकते। आप मतलब आपको फील होता है कि आप वहां देखने लायक नहीं हो। आपको अपनी लाइफ में और थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा, कुछ और समझना पड़ेगा एक्चुअली में, तब जाके आपको समझ भी आएगा कि वो क्या है। फिर जब प्रोसेस खत्म हो गया, सब कुछ हुआ, मैंने फिर भी ट्राई किया कि मैं अपना मंडल कंप्लीट करूं, बट मी बीइंग मी नहीं हो पाया। 25th डे वाज द लास्ट डे, मतलब मैंने एटलीस्ट 25 डेज तक तो वो प्रॉपर्ली 2 टाइम किया, देन नहीं हो पाया। बट फिर भी मेरे को हर तरफ से उस चीज का बहुत बेनिफिट हुआ है। फिजिकली भी मैं हेल्दी रहने लग गई हूँ, मुझे हर थोड़े दिन बाद डॉक्टर पे नहीं जाना पड़ता। मैं मेरी सेटल हुआ है। ऑल्दो मेरे एक्सपीरियंसेस से मेरी जो एक वो था कि मेरी ईगो कम हुई थी, बट सदगुरु को देखने के बाद तो वो और भी कम हो जाती है, क्योंकि सदगुरु ना आपसे आपका
पता नहीं शायद वो सच में आपकी नेगेटिविटी अपने साथ ले जाते हैं। और हमने ना एक चीज ये मैंने पर्सनली नोटिस किया है, सदगुरु अर्ध सिद्धासन को बहुत प्रमोट करते हैं। ही सेज कि हम ही सजेस्ट कि सदगुरु उसको अर्ध सिद्धासन में बैठना चाहिए। और पता है ये चीज मैं आपको भी बोलूंगी, और मैं आपके सब व्यूअर्स और लिसनर्स को भी बोलूंगी कि आप ना अगर कभी भी अर्ध सिद्धासन में बैठे होगे ना, आप ट्राई करना, आप कोई भी ना एक नेगेटिव इमोशन ना ज्यादा देर तक अपने अंदर कंटेन नहीं कर पाओगे। दैट इज हाउ पावरफुल दैट वन आसन इज। वो एक आसन में बैठना ही आपको ऐसा कर देता है कि आप जिस काम के लिए बैठे हो ना वो काम करो, बाकी सब चीजें मत सोचो। तो वो जीरो और जो वो ब्लैंकनेस होती है ना, वो वहीं से आनी शुरू हो जाती है, सिर्फ वो बैठने से ही। और मैं तो ये एक्सपीरियंस किया, तो ये एक बहुत नहीं नॉर्मल इंसान का जो अपनी लाइफ में दुनिया भर की स्टूपिड हरकतें भी कर रहा है, ये उसका एक्सपीरियंस है। तो आई बिलीव कि जो अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से वो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, या उस चीज को पे ऊपर वर्क कर रहे हैं, वो तो बहुत ही कुछ एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। बाकी आई स्टिल लिसन टू हिम। मैं सब वो कहते जब वो लाइव आते हैं फील सो हैप्पी। और अभी वो अभी तक यूएस ही है, वो अपनी वहां पे ट्रैवल कर रहे हैं। एंड द गुड थिंग अबाउट हिम इज he never travels like a tourist, he travels like a traveler because he has gone to explore it. यहाँ पे जो जितने भी वहां पे ट्रैवलर्स आते हैं सो कॉल्ड, वो 5 स्टार होटल में जाके बैठ जाते हैं। ट्रैवलिंग इज सो गुड फॉर देम, और उनके एक्सपीरियंसेस तो मुझे समझ नहीं आता। अपने एक कमरे से उठ के एक 5 स्टार होटल के कमरे में बैठ गए हो, आपका एक्सपीरियंस क्या है? वहां की टी, वहां का मेन्यू, या वहां का डेकोर। तो अगर आप एक कंट्री में सिर्फ इसलिए जा रहे हो कि आप वहां पे ये चीजें नोटिस करने वाले हो, या उनके स्टाफ से थोड़ी बहुत बातें करके आप खुश होने वाले हो, या एक दो लोकल से मिलके आप एक वो कर रहे हो, तो आई डोंट कॉल इट ट्रैवलिंग, आई कॉल इट टूरिज्म। एंड ये दोनों चीजें बहुत अलग हैं। तो इफ यू वांट टू ट्रैवल, ट्रैवल लाइक ए ट्रैवलर, एल्स डोंट इवन ट्रैवल। प्लस ट्रैवलिंग को लेके भी इतने ज्यादा वो है। अब जो ये लोग इतना यूएस जाना चाहते हैं और यहाँ जाना चाहते हैं, उनसे पूछो हैव यू इवन ट्रैवल्ड इंडिया प्रॉपर्ली? आपने कभी इंडिया भी प्रॉपर्ली घूमा है? आपने इंडिया के इंडिया ही इतना डाइवर्स है कि आप कहीं पे भी चले जाओ, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, खाना चेंज हो जाता है, पूरा एक शिफ्ट आ जाता है। आपको वो ही नहीं पता होगा, बट नहीं, आपको यूएस जाना है, आपको कूल बनना है। तो बहुत ऐसा हो जाता है मुझे, इसीलिए मैं बहुत में कम लोगों से बात करती हूँ। एंड इसीलिए जो मेरा प्रोफेशन है ना, अब प्रोफेशनली मैं क्योंकि इतनी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ कि मैं कुछ भी नॉनसेंस टॉलरेट नहीं कर पाती, एंड आई स्टार्ट अप अ फाइट एवरीवेयर, चाहे वो मेरे एम्प्लॉयर से ही क्यों ना हो। तो आई थॉट कि आई स्टार्ट अ बिजनेस। दे सेड चल भाई तू कोई बिजनेस कर ले, एंड दिस मेकअप इंडस्ट्री इज फ्लरिशिंग, तू यही कर ले। देन ऑनेस्टली बोलूं तो आई हैवंट इन्वेस्टेड माई सेल्फ मच इन दैट बिजनेस। मैंने खुद ही अपने उस बिजनेस पे इतना प्रॉपर्ली काम ही नहीं किया है। मैं अभी भी उसमें एमेच्योर हूँ, ऑल्दो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उसमें काम करूँ। पर वही पहले थी मैं ऐसी कि मैं सोशल मीडिया वाला, और अगर मैं जब कॉलेज में होती और तब मुझे कोई बोलता तो मैं शायद इस चीज को और बेटर वे से प्रमोट कर पाती और इस चीज पे बेटर काम कर पाती। बट जब आप बहुत सिंपल हो जाते हो ना, और आप सिंपलिसिटी में खुशी ढूंढ लेते हो, तब आपके लिए ना ये चीज एक बर्डन बन जाती है कि ओ अब मुझे इंटरनेट पे कुछ प्रमोट करना है, और वो भी जब आप अपने आप को करना है। अगर आप हो, आप लोगों को कर रहे हो, एक एक मतलब बहुत अलग होता है कि आपको ना अपने आप को प्रमोट करना है, आपको अपने आप को सजा सुजू के सबके सामने दिखाना है कि लुक। मेरे को बहुत डबल स्टैंडर्ड लगते हैं कभी कभी जो मैं ये काम कर रही हूँ, तो मेरे को समझ नहीं आता। तो इसलिए मैं कर भी रही हूँ और मैं नहीं भी कर रही हूँ। प्लस जैसे आप हो, आप अपने टेस्ट को एंजॉय कर रहे हो, आप चॉकलेट्स खाते हो। So how did you learn makeup, Akka? How did you learn this makeup? Like मैं आपका पेज देखता हूँ तो बहुत like it's very very good. So नो आपने इट्स कैसे? नॉट गुड। इफ यू विल, अगर आप किसी से बात No, करोगे तो एक्चुअली no, में मेकअप। मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसके साथ, वो भी एक मेकअप आर्टिस्ट है, तो उसका पेज भी देखा है, एंड आपका पेज इट्स वेरी गुड, दैट्स व्हाई लाइक मुझे मैं इंडस्ट्री में नहीं काम करता, पर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लाइक इट्स वेरी गुड।
थैंक यू सो मच। बट दैट्स यू, आप सबको ही बहुत प्रेज करते हो, आप सबको बहुत इनकरेज करते हो, वो आपका नेचर है। नो, मैं तो अवधेशना, मुझे नहीं पता था कि अवधेशना मैरिड है, तो उस दिन आप आई कैन बी बहुत चैलेंज मेरे भाई, ओ ओके, एंड आई एम लाइक सो नाइस। सो एक्चुअली में मेरी एक फ्रेंड है जो मेकअप आर्टिस्ट है, तो मैंने उनसे सीखा था। फिर उसके बाद जब मैंने अपनी वेडिंग पे जिनसे मेकअप करवाया था, तो मैंने उनको 1 महीने के लिए असिस्ट किया था। तो ऐसे मैंने मेकअप सीखा कि पहले मैंने अपनी एक फ्रेंड से सीखा, फिर उसके बाद मैंने उनसे सीखा, मतलब उनको असिस्ट किया, तो मैंने वो ग्राउंड रियलिटी पे देखा कि आपको क्लाइंट को कैसे हैंडल करना होता है, क्लाइंट आपको कैसे हैंडल करता है, नहीं अच्छा करता हो, ठीक है, आप बिना मतलब वेट कर रहे होते हो आधा आधा घंटा होटल की लॉबी में बैठ के, क्योंकि वो अपने ऑब्वियसली कस्टम्स और रिचुअल्स में बिजी होते हैं। कस्टम्स तो खत्म ही नहीं होता ना, शादी के टाइम पे वो मल्टीप्लाइड बाय 10 हो जाते हैं। तो वही वाला बात है बस। ग्रेट। तो अक्का थैंक यू सो मच। तो आपको कैसे रीच आउट कर सकते हैं लोग, अगर आपसे बात करना चाहते हो तो कहाँ कनेक्ट कर सकते हो आप? मैं सोशल मीडिया पे सिर्फ इंस्टाग्राम यूज करती हूँ। हाँ, ग्रेट ग्रेट अक्का, तो वो मैं हैंडल में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, ठीक है ना? श्योर श्योर श्योर। थैंक They यू अक्का। can तो reach on सो Instagram, यस, and then you are the one, they'll reach you and then you'll tell me about them. ओके अक्का, You're the ग्रेट ग्रेट, biggest medium ever. थैंक यू। सो एनीथिंग लास्ट है लाइक एंड करने के पहले आप कुछ एनीथिंग समथिंग यू लाइक टू से टू पीपल आप? मैं मेरी लाइफ को लेके सिर्फ एक ही वो है ऑब्जर्वेशन है, और मैं बस हर किसी से वही चीज ही लीड करती हूँ कि आप प्लीज अपनी लाइफ को लेके ना थोड़े ऑब्जर्वेंट बनो। अब हम सब ने ना अपनी ईगो की वॉल्स इतनी थिक, इतनी मोटी करी हुई हैं कि कोई उनको ना पार ही नहीं कर पाता। हर मैं मानती हूँ कि हाँ, हर कोई हमारे भले के लिए नहीं हर चीज बोल रहा होता, दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, बट फिर भी हम जितनी एक चीज को एक थोड़े एक डिस्टेंस से देखते हैं ना, तो हम उस चीज को बहुत क्लियरली देख पाते हैं। आई कैन नॉट सी माई नोज क्लियरली क्योंकि वो मेरे बहुत पास है, राइट। ठीक है। अब मैं बट अगर मिरर में देख पाती हूँ तो मैं मिरर में जाके देख पाती हूँ कि मिरर मुझसे दूर है, मैं अपना हाथ इतनी पास से पास नहीं देख सकती क्लियरली, मैं एक डिस्टेंस से क्लियरली देख सकती हूँ। तो बस वही बात है कि थोड़ा अपना अगर हम एक जो देखने का नजरिया है उसको थोड़ा ब्रॉड करेंगे तो लाइफ अपेरेंटली चेंज हो जाएगी, और जो जितनी नॉनसेंस है वो कम हो जाएगी। हमें एक्चुअली ना थोड़ा थोड़ा सेंसिबली सोचने की जरूरत है प्रेजेंटली हम जिस टाइम में, स्पेशली जब एक पूरा का पूरा कोविड से भरा हुआ है हर चीज, और फाइनेंशियली सब कुछ नीचे जा चुका है, एंड देन पॉलिटिक्स तो बहुत ही ऊपर जा चुकी है आजकल में। लोग लिटरली मोदी के अगेंस्ट भी कुछ नहीं बोल सकते, कि मोदी के अगेंस्ट बोलना इज इंडिया के अगेंस्ट बोलना। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि कब से मोदी इक्वल टू इंडिया और पेट्रियार्की हो गया। वो भी एक इंसान है जो गलतियां कर सकता है, और अगर कोई उसकी गलती को पिन पॉइंट कर देता है तो वो एंटी नेशनल नहीं। तो इट्स जस्ट, और ये सब चीजें इसीलिए एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि हमारा जो देखने का नजरिया वो इतना छोटा है, और हम लोग ना रिफ्यूज कर देते हैं अपनी ईगो के आगे किसी और की बात सुनने और समझने की। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट पीपल कि वो लोग थोड़ा एक ब्रॉड रखें अपने नजरिए को और दूसरों को समझने की कोशिश करें, सिर्फ जवाब देने के लिए ना सुने। Great, थैंक यू Akka. सो मच। Thank you, Akka. Thank you so much. I need some more things from you, but that I'll take after the end of the recording. So, thank you, Akka. थैंक यू Namaskar. सो मच। Namaskar.